आई एम डिस्कस अबाउट apparent weight of man in lift। अगर आप आदमी लिफ्ट में होता है तो उसका वेट हमें कितना दिखाई या प्रतीत होता है। देखिए, अब लेट अस कंसीडर ऑफ मैंस मास ऑफ मैन का मास है, सपोज m है। m इज स्टैंडिंग ऑफ द वेइंग मशीन प्लेस्ड एंड द एलिवेटर, यानी मशीन के ऊपर बैठा है और लिफ्ट में है आपके। द एक्चुअल वेट ऑफ mg ऑफ द मैन, कोई लिफ्ट है, इस टाइप की लिफ्ट है, इसके अंदर क्या है आपका, यहाँ पर आदमी खड़ा है। तो द एक्चुअल वेट mg ऑफ द मैन एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन, यानी मशीन के वेट ऑफर द रिएक्शन ऑफ द, यानी एक्चुअल वेट उसका क्या होता है, जो mg होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इससे ऊपर जो वेट होगा इसे हम क्या कहेंगे, एपिरेंट वेट, जो हमारा इसको बैलेंस कर रहा है। यानी द मैन एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन्स एंड ऑफर द रिएक्शंस आर गिवन बाय रीडिंग द वेइंग मशीन्स। द रिएक्शंस आर exact by the surface of the contact on the mains in the is apparent weight of the mains r। now we consider how to r is related to mg in different conditions। तो r कैसे related है mg के साथ in different condition में। पहली कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन देखो, when the lift is upward, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है with accelerations, एक्सलेट हो रही है ऊपर की ओर जा रही है, तो एक्सलेट भी ऐसे होगी। when lift moves upward with acceleration a as shown in figure, तो net upward force of the man कितना होगा ऊपर की ओर फोर्स मैन का, net upward force on the man is जो होगा, ये कैसे बैलेंस हो रही है आपकी, जो इसका है देखो r ऊपर की ओर है, r की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है, ऐसा लिखा। ये किसके इक्वल होगा, जो फोर्स लग रहा है, यानी मैन का मास m है तो F इक्वल टू क्या होगा आपका, m इंटू ए। ये क्या होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा, यानी m इंटू ए के इक्वल होगा। ये फोर्स का डिफरेंस, ये फोर्स ऑफ मैन के इक्वल होगा। तो अपरेंट वेट r कितना निकालना है, r इज इक्वल टू क्या होगा, ma mg प्लस ma। r इज इक्वल टू क्या होगा, m कॉमन आया तो g प्लस a। g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होगा आपका, एपिरेंट वेट होगा ऑफ द मैन का, एपिरेंट वेट जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही होगी। व्हेन ए लिफ्ट एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शंस, द एपिरेंट वेट ऑफ द मैन्स इनसाइड इट इंक्रीजेज। जब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उस टाइम आपका वेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ड्यू टू ये इतना बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड कंडीशन, इसी में दूसरी कंडीशन है क्या, देखो, अगर लिफ्ट क्या हो रही है, एक्सलेट हो रही है, व्हेन ए लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है ये बॉडी, तो विथ एक्सेलरेशन ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ए नीचे है तो F इक्वल टू ma भी नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगी आपकी, फोर्स ज्यादा नीचे की ओर है तो mg माइनस r होगा, ये mg माइनस r इज इक्वल टू, अगर बॉडी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन्स नीचे की ओर होगा, कितना होगा, mg माइनस r। ये किसके इक्वल होगा आपका, m इंटू ए के इक्वल होगा। तो अपरेंट वेट क्या करेंगे, r इज इक्वल टू mg माइनस m a, r इज इक्वल टू m कॉमन g माइनस ए। ये भी अपरेंट वेट होगा, तो उसका अपरेंट वेट डिक्रीज होगा। अगर लिफ्ट में है, हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारा वेट क्या होगा आपका, कम होगा, तो r इक्वल टू m इंटू जी माइनस 1, हमें कम प्रतीत होगा, ठीक है, यानी हमें इतना कम डिक्रीज होते जाएगा। अगर लिफ्ट रेस्ट में है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर लिफ्ट रेस्ट में है, कहीं बीच में रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है तो क्या होगा, व्हेन
द लिफ्ट इज एट रेस्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एट रेस्ट में मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट में है तो क्या होगा, बॉडी एक्सलेट नहीं करेगी तो ए क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो एक्सलेशन ए जीरो होता है, नेट फोर्स ऑन द मैन कितना होगा, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो आर इक्वल टू क्या होगा आपका एम जी। तो अपीरेंट वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। कब, अपीरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। जब लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, तो उस टाइम हमारा अपीरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। When the lift is at rest, then the apparent weight of the man is the actual weight, क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है आप देखिए, चौथी कंडीशन देखो, when the lift is freely falling, फ्रीली क्या गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन जो होगा ए किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, फ्री फॉल हो रही है तो क्या होगा, उस टाइम डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन लगेगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू माइनस एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा। तो आपका अपीरेंट वेट क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब लिफ्ट क्या हो रही है, फ्रीली क्या हो रही है, आ रही है नीचे, फ्रीली मूविंग, देन apparent weight is zero. So this is because both the lift moving to downwards with the same direction z, and there are no force reactions exist between man and lift. Hence a person develops a feeling weightless when the lift falls freely under the gravity. ये तो है हमारा apparent weight of man in different condition of lift. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपोर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं मोमेंटम क्या होता है, और इसके अलावा न्यूटन्स रूल भी पढ़े हुए हैं। दिस प्रिंसिपल कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पर क्या है, डिपेंड है, इसकी हेल्प से करेंगे। एंड थर्ड लॉ हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस टाइम उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है और या कंजर्व होता है और डज नॉट चेंज विथ टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, total momentum of the system remains constant or conserved and does not change with time. This is called conservation of momentum. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, कब है, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तो उस टाइम उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व रहता है या वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, और देखो किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इन आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम मींस यहां पर सिस्टम हैविंग नो एक्सटर्नल फोर्स, जहां पर सिस्टम के पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम फोर्स कहेंगे। और इन आइसोलेटेड सिस्टम म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन पेयर्स, म्यूचुअल, इसके अलावा एक फोर्सेस और म्यूचुअल मींस म्यूचुअल फोर्सेस
between pair. In isolated system म्यूचुअल फोर्सेस ये क्या होंगे, इंटरनल होंगे. जो म्यूचुअल फोर्सेस होंगे इंटरनल होंगे, अंदर की ओर इंटरनल, ये पेयर में होंगे. Between pairs of the particles in the system cause of momentum of change individual particles, change in individual particles, but the mutual force, ऐसा भी हो सकता है जो म्यूचुअल फोर्स है दो पार्टिकलों के बीच, ये वो है मोमेंटम के चेंज होने का कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. बट द म्यूचुअल फोर्स फॉर ईच पेयर आर इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. Equal and opposite. The linear momentum of individual particle cause of in pair total momentum remains unchanged. कैसे होता है, अनचेंज होता है, इक्वल अपोजिट होता है, तो अनचेंज होता है. This fact known as the law of conservation of momentum. This fact known as law of conservation of momentum. The total momentum of the isolated system, किसी isolated system total in of इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व होता है. टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं. जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल होती है, पार्टिकल होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व. यानी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स is conserved. Now we will show the total momentum of the systems remains constant. यानी ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट्स होगा. इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्स. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस यानी या एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. ठीक है. इंटरनल फोर्स एक्टिंग अमंग द पार्टिकल्स, ये इंटरनल फोर्स जो है म्यूचुअल फोर्स वो एक्टिंग अमंग द पार्टिकल्स के बीच होता है आपका. डू नॉट अफेक्ट द मोमेंटम, वो मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते हैं एज द होल सिस्टम की बात है. ठीक है. वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं मोमेंटम को. ठीक है. लेट अस कंसीडर ए मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2. सपोज m1 और m2 क्या है, दो पार्टिकल का मास है और उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम सपोज p1 और p2 है. देन तो नेट मोमेंटम इस होल सिस्टम, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, p1 प्लस p2. इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं. नेट मोमेंटम इन होल सिस्टम p इज इक्वल टू p1 प्लस p2. सपोज करो F1 और F2 आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स. ये फोर्सेस जो है आपके कहां पर होंगे, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, ये फोर्स पार्टिकल्स पर लग रहे होंगे आपके. F1 एंड F2 क्या है, F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स ऑफ मास M1 और M2 मास पर लग रहे हैं. लेट ए स्मॉल टाइम इंटरवल में, किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल में क्या लग रहे हैं, ये फोर्सेस लग रहे हैं इन मास पार्टिकल्स पर. तो चेंज ये क्या करते हैं, फोर्स लगेगा तो इसके मोमेंटम में चेंजेज आएंगे. तो चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट एंड पार्टिकल सेकंड, यानी डेल्टा p1 चेंजेस फर्स्ट पार्टिकल में क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है. दूसरा होता है डेल्टा p2. तो नेट कितना होगा, नेट चेंज, द नेट चेंज क्या होगा, डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2. नेट चेंज क्या होगा आपका, इतना होगा. अब देखो बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा t, बोथ साइड डिवाइडेड, दोनों ओर डेल्टा t से डिवाइड करते हैं. डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा t प्लस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t. तो दोनों ओर मैंने डेल्टा t से क्या किया, डिवाइड किया. अगर ये छोटा सा टाइम इंटरवल है डेल्टा t, तो इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन इनकी लिमिट लेने पर ये क्या बन जाती है आपकी, dp अपॉन dt is equal to dp1 upon dt plus dp2 upon dt.
dp2/dt। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने न्यूटन सेकंड रूल की बात कर रखी थी, जो एफ होता है dp/dt होता है, ये F1 हो जाएगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड रूल से। ये इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं dp/dt, इसको लिख दे रहा हूं P1 dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको मैंने लिखा F1 प्लस F2। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड रखा। फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपने नोट किया होगा आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन था P = P1 + P2। ये मैंने यहाँ पर लिख दी जगह कम होने के कारण। अब देखो where जो F1 जो होगा, where F1 जो होगा क्या होगा, F1 जो होगा F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल। F1 क्या एक्सटर्नल भी होगा प्लस F1 इंटरनल भी होगा। ऐसी F2 क्या होगा, F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। अगर इसमें पुट कर देते हैं कहां पर, dp/dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस putting this value F2 external plus F2 internal। ये हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद dp/dt तो एक्सटर्नल वाले एक साथ लेके आते हैं, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल। ये क्वेश्चंस थर्ड ले लेते हैं। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये 0 होता है आपका, हमने पता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 0, ये 0 होगा तो आपका क्या बचेगा, ओनली इंटरनल फोर्सेस होंगे। क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, 0 होते हैं। हम जानते हैं इसमें सिंस, देखिए मैंने पहले स्टेटमेंट सुनना कि जब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो सिंस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ये क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा हमने जो इंटरनल फोर्सेस है, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्सेस, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये भी पढ़ा फ्रॉम म्यूचुअल फोर्सेस। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम म्यूचुअल फोर्सेस में मैंने कहा था जो पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो ये क्या करते हैं आपका F1 इंटरनल इज इक्वल टू इक्वल और अपोजिट मींस F2 माइनस लिखा क्योंकि इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है, F2 इंटरनल है, लिख सकते हैं फ्रॉम म्यूचुअल फोर्सेस। मैंने कहा पार्टिकल्स के बीच जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं वो क्या है, इंटरेक्टिंग फोर्सेस हैं, वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो इसको यहां पर लाए F1 इंटरनल, इसको यहां लाए प्लस F2 इंटरनल इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। ये इक्वेशंस x आई, ये इक्वेशंस y आई, और x और y की वैल्यू हम पुटिंग कहां पर पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी वैल्यू F एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू देखो F1 एक्सटर्नल ये dp/dt ऐसे लिखा, dp/dt ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस
F1 इंटरनल प्लस F2 की वैल्यू भी 0 कैसे है, कैसे आई है, हम शो कर चुके हैं 0 है। देखो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल वहां से आया, F1 इंटरनल प्लस ये मैं निकाल के लाया, दोनों की वैल्यू 0 रख देना, इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आया आपका, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट dp इज इक्वल टू 0। अगर हम इंटीग्रेट बोथ साइड करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा, dp इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो अगर 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाता है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी p कांस्टेंट है तो कंजर्व है, p कांस्टेंट होने का मतलब है मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम p क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया बोथ साइड, dp इज इक्वल टू क्या है 0। अगर हम ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है, इंडेफिनिट है, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ये p की पावर 0 होगी, p की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 p आएगा। अगर इसकी लिमिट नहीं दे रही है तभी हम इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो है हमारा मोमेंटम कांस्टेंट आया। दिस इक्वेशंस शो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, कब एप्लीकेबल होती है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स पर भी डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल बड़े इंटरेस्टेड हैं आपके। देखो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बुलेट फायर फ्रॉम गन, बुलेट गन से क्या होते हैं, बुलेट क्या होते हैं, फायर होती है, तो देन द फोर्स ऑन द बुलेट ऑन द गन्स F इज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, यानी जो फोर्स लगता है न्यूटन थर्ड लॉ के अनुरूप लगता है, एक्शन रिएक्शन, द फोर्स ऑफ द गन बुलेट विल बी, F फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट माइनस F लग रहा होगा, दूसरी ओर भी माइनस F लग रहा होगा। द टू फोर्सेस एक्ट इन ए कॉमन इंटरवल, अगर दो फोर्सेस एक कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम में लग रहे हैं, सपोज डेल्टा टी, इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं क्या, लेट अस कंसीडर द बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, देन द एक्शन रिएक्शन रूल्स, बुलेट बाय द गन पर फोर्स F लगा रही है, उतना ही हुए उस पर गन बुलेट पर लगा रही है एक्शन रिएक्शन रूल के एक छोटे से टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी, जो F इंटू डेल्टा टी है ये चेंज इन मोमेंटम है, हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम F इंटू डेल्टा टी इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो माइनस F इंटू डेल्टा टी क्या होगा, माइनस F इंटू डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। ये बुलेट की बात कर रहा है, ये गन की बात कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम गन का इक्वल और अपोजिट है, बिकॉज द बुलेट एंड गन आर इनिशियली एट रेस्ट, क्योंकि बुलेट और गन क्या है, पहले रेस्ट में है, रेस्ट, देन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, तभी इसका चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। द सम ऑफ देयर एंड फाइनल मोमेंट्स बिकम्स 0। कैसे हो रहा है, F डेल्टा टी प्लस ये F डेल्टा टी प्लस माइनस F डेल्टा टी, इसका सम क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। सपोज करो इफ PB विद, सपोज ये PB क्या है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट है, PB इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट आफ्टर द फायरिंग, फायरिंग के बाद बुलेट का मोमेंटम PB है, इज द रिकॉल मोमेंटम, उसका रिकॉल मोमेंटम ऑफ द गन, गन का रिकॉल मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग के बाद, ये PG है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो PB इज इक्वल टू माइनस PG होगा, तो PB प्लस PG इज इक्वल टू PB प्लस PG इज इक्वल टू 0, यानी आपका जो मोमेंटम ऑफ बुलेट है, मोमेंटम ऑफ रिकॉइलिंग गन है, उसका मोमेंटम क्या है, 0 है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप करेंगे इसको। ये तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।